नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष हिंदी के विद्यार्थियों के लिए आज का हमारा विषय है इतिहास लेखन परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या योगदान रहा। इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या योगदान रहा, इस विषय को जानने से पूर्व हमें इस बात का भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए कि इतिहास लेखन है क्या। इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत हिंदी साहित्य में अभी तक जो भी हिंदी भाषा में साहित्य लिखा गया उसको इतिहास लेखन के रूप में किस रूप में लिखा गया, वही हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन परंपरा कहलाती है। अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि इतिहास लेखन की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि साहित्य समाज का प्रतिबिंब है तथा साहित्य में समाज का सांस्कृतिक जीवन का कितना योगदान है और उससे साहित्यकार कितना प्रभावित हुआ है, उसका साहित्य के विकास क्रम को प्रस्तुत करते हुए उसका विवेचन या निरूपण करना ही इतिहास लेखन परंपरा कहलाती है, जो साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आती है। इस प्रकार इतिहास लेखन परंपरा का जब हमने इससे पूर्व के कुछ व्याख्यान में अध्ययन किया था तो उसके अंतर्गत हमने यह देखा था कि किसी भी भाषा के इतिहास में किसी जाति विशेष के भाषा विशेष के साहित्य को क्रमबद्ध रूप में कालखंड और नामों में विभक्त करके इस प्रकार से लिखा जाता है कि उसमें उसकी सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक चित्तवृत्तियों का, उनके संस्कारों का, साहित्य की विभिन्न विशेषताओं का, उनके परस्पर प्रभाव का और समय पर बदलती हुई परिस्थितियों का विवरण दिया हुआ होता है। वही साहित्य का इतिहास कहलाता है और फिर उसके पश्चात वही इतिहास लेखन परंपरा बन जाती है। इस प्रकार हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा का जब हमने अध्ययन किया था तो उसके अंतर्गत हमने यह देखा था कि इतिहास लेखन परंपरा में प्रथम जो ग्रंथ है या प्रथम जो इतिहासकार हैं वह हैं गारसादय तासी, जिन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखने का गौरव प्राप्त है या उन्हीं के द्वारा हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लिखा गया था। उसके पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की एक परंपरा सी रही है, जिनमें शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज आता है। उसके पश्चात जॉर्ज ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नेक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान आता है। मिश्र बंधुओं का मिश्र बंधु विनोद भी इसी इतिहास लेखन परंपरा में आता है। उसके पश्चात आचार्य शुक्ल का आता है, रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, नागरी प्रचारिणी सभा आदि कई इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में महत्वपूर्ण रहे हैं। लेकिन इन सभी में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम आता है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में, वह नाम है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो न केवल हिंदी में गद्य विधा में निबंध रहा हो या आलोचना का विकास रहा हो उसमें अपना योगदान देते हैं, अपितु हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की परंपरा में भी एक नवीन आयाम स्थापित करते हैं। अतः उनका नाम महत्वपूर्ण लिया जा सकता है इतिहास लेखन परंपरा में। हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने में की परंपरा में इनका नाम महत्वपूर्ण आता है। शुक्ल जी का इतिहास नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था और उसका परिष्कृत तथा परिवर्धित रूप बाद में प्रकाशित हुआ है। इस प्रकार शुक्ल जी के इतिहास की विशेषता यही है कि जैसे उन्होंने 1932 में अपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था तो सर्वप्रथम पहली बार उन्होंने पूरे 900 वर्षों का इतिहास 4 खंडों में बांटकर उनका विवेचन करते हैं और उसके पश्चात पुनः भक्ति काल को 4 भागों में, जो हम पढ़ चुके हैं, सगुण तथा निर्गुण के रूप में विभाजित करते हैं। इस रूप में उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा। इस प्रकार इससे पूर्व के जो इतिहास ग्रंथ का अध्ययन हमने किया था, चाहे वह मिश्र बंधुओं ने लिखा हो या शिव सिंह सेंगर ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, कहीं किसी ने भी लिखा हो, इतना व्यवस्थित इतिहास वो नहीं लिख पाए जितना व्यवस्थित इतिहास आचार्य शुक्ल ने लिखा। इसके अतिरिक्त आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास के छोटे कलेवर में हिंदी के छोटे कलेवर में 1000 प्रामाणिक कवियों को छांटकर उनका विवेचन किया तथा विभिन्न युगों की काव्य धाराओं का सूक्ष्म चित्रण भी
इन्हीं के द्वारा किया गया। आचार्य शुक्ल ने जो अपना इतिहास लिखा है, उस इतिहास विभाजन में इन्होंने जो भी रचनाएं लिखी गई उनको कविवृत्त संग्रह मानते हुए काल विभाजन के लिए दो बिंदुओं को विशेष रूप से ध्यान में रखा, या दो बिंदुओं के आधार पर इन्होंने अपना इतिहास विभाजन किया। पहला था विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, यानी जो रचनाएं लिखी गई हैं, जो साहित्य लिखा गया, उसमें किस प्रकार की रचनाओं का आधिक्य रहा है या उनकी प्रचुरता रही है। इसके अतिरिक्त ग्रंथों की प्रसिद्धि का मुख्य आधार क्या है। इन दो बिंदुओं को आधार बिंदु बनाकर आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास लिखा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इतिहास लेखन परंपरा में, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा में जो योगदान दिया है वह महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उनके द्वारा जैसा सूक्ष्म चित्रण किया गया, चाहे रीति ग्रंथकारों को उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का दुष्कर कार्य किया रहा हो या फिर किसी अन्य कार्य के लिए उन्होंने इतिहास लिखा हो, सभी में वे महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शुक्ल का इतिहास यद्यपि आज से 90 वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था, और जैसा कि हम सभी जानते हैं अनेक अनुसंधान तथा अन्वेषण हर साहित्य में होते रहते हैं, उसी प्रकार हिंदी में भी अनेक अनुसंधान तथा अन्वेषण हुए हैं, जिनसे नवीन तथ्य तथा नई जानकारी भी प्रकाश में आई है, जो शुक्ल की अवधारणाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। जैसे शुक्ल सिद्धनाथ जैन साहित्य को साहित्य में शामिल नहीं मानते, इसके अतिरिक्त कबीर पर भी वो ज़्यादा विचार नहीं करते। तो नवीन जो अन्वेषण हुए हैं उनमें उनको साहित्य में माना है, और जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर पर पुनः विवेचन करते हुए उनके बारे में नवीन तथ्य प्रस्तुत किए हैं। फिर भी मतज्ञ न होने पर भी आचार्य शुक्ल का काल विभाजन ही मान्य है। उसके पश्चात हिंदी साहित्य के इतिहास में जब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आविर्भाव होता है, तब तनिक फेरबदल होता है, और वह यही है, या हम उसको पढ़ भी चुके हैं, कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास को जिन 4 भागों में विभाजित किया था, जिन्हें हम वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल के रूप में जानते हैं, उसमें थोड़ा फेरबदल करते हुए वीरगाथा काल नाम को आज हम आदिकाल के नाम से जानते हैं। वह आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ही दिया गया है, लेकिन फिर भी और अधिक परिवर्तन उनके साहित्य में नहीं हो पाया है। अतः इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का जो इतिहास था, जो हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था, वह हिंदी साहित्य के इतिहास में सदैव अक्षुण्ण बना रहेगा।